हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर है इन्वायरमेंटल इश्यूज। उसके हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। यह पार्ट 3 है। यह नीट, CUET क्लास 12, TGT, PGT बायोलॉजी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यूजफुल हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, जिससे उनको भी इस वीडियो लेक्चर का लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें वीडियो लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज BOD। क्या क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज BOD। फर्स्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अमाउंट ऑफ O2 यूटिलाइज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म्स फॉर डिकम्पोजिशन। सेकेंड ऑप्शन है अमाउंट ऑफ O2 यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन वाटर। सी ऑप्शन है टोटल अमाउंट ऑफ O2 प्रेजेंट इन वाटर। और फोर ऑप्शन है नन। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट अमाउंट ऑफ O2 यूटिलाइज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म्स फॉर डिकम्पोजिशन। ओके, तो BOD को आप इस रूप में बता सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड BOD। द अमाउंट ऑफ BOD इन द वाटर इज अ मेजर ऑफ the amount of organic material in the water in term of how much oxygen will be required to break it down biologically। कहने का मतलब ये है कि जल के एक सैंपल के निश्चित अनुपात में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को विखंडित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। ओके, अतः जल में BOD की मात्रा कार्बनिक पदार्थ को जैवीय रूप में विखंडित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होगी। ओके, जो प्योर वाटर है, स्वच्छ जल की BOD का मान 5 ppm से कम होता है, जबकि अत्यधिक प्रदूषित जल हाईली पोल्यूटेड वाटर में यह 17 ppm या इससे अधिक होता है। ये भी आप कह सकते हैं कि BOD टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर एंड दस इनडायरेक्टली BOD इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। किसी फॉर्म में आप कह सकते हैं द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। तो ये था BOD के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके, कि जल के एक सैंपल के निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को विखंडित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द डिवाइस विच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट इज। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लें। द डिवाइस which can remove particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant is। पहला ऑप्शन है कैटालाइटिक कन्वर्टर, सेकेंड ऑप्शन है इंसिनरेटर, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और डी ऑप्शन है STP। आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है can remove over 99% of particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिड एम फॉर रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, पहला ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, सेकेंड ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, थर्ड ऑप्शन है जिनेवा प्रोटोकॉल और डी ऑप्शन है नन।
तो यहाँ पर बात कर रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल, एम के बारे में बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल के, कि रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। तो हो जाएगा आंसर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा आंसर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है ना, वाज साइंड एट मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है इन 1987 एंड इफेक्टिव इन, कब से इफेक्टिव हुआ भाई? 1989। एम क्या था? टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन का कंसिक्वेंस क्या है, क्या परिणाम हो सकता है भाई इसके, है ना? तो पहला ऑप्शन है इनहांस्ड CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, बी ऑप्शन है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सी है डिस्टर्ब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, डी है ऑल ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ दिस, है ना? आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ओके, क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो जो डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस में वन ऑफ द मेजर इफेक्ट क्या होगा भाई इसमें, परिणाम से क्या क्या हो सकते हैं? तो इनहांस्ड CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। क्यों भाई? बिकॉज ट्री दैट कुड होल्ड, जो ट्री होते हैं, है ना, दैट कुड होल्ड अ लॉट ऑफ कार्बन इन देयर बायोमास आर लॉस्ट विथ डिफॉरेस्टेशन। भाई डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा? फॉरेस्ट मतलब हम कट करेंगे, क्लियरिंग द फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर द अदर पर्पसेस, है ना? तो उससे क्या होगा भाई? इनहांस CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन और भी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? तो डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्यों भाई? ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ओके, और ये डिस्टर्ब करेगा क्या? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, है ना, रेनफॉल डिक्रीज होगा, है ना, कॉज करता है ये सॉइल इरोजन एंड मे लीड टू डेजर्टिफिकेशन इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये सब कंसिक्वेंसेस हैं डिफॉरेस्टेशन के। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डिफॉरेस्टेशन के से आप क्या समझते हैं बताएं, तो आप कहेंगे कि डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट and using that land for other purposes. Tree in the forest are cut for some of the purposes like, क्यों कट करते हैं भाई? Like procuring land for cultivation, building houses and factories, and making furniture or using wood as a fuel, है ना? तो इस सब का हम कट करते हैं। सब नेचुरल कॉज क्या हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का? तो फॉरेस्ट फायर हो सकता है, सीवियर ड्रॉट हो सकता है, ये सब। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं डिफॉरेस्टेशन को आप अच्छी तरह से समझ पाए हों। 5 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड हाउ मच फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स, है ना? पहला ऑप्शन है 30%, बी ऑप्शन है 33%, सी है 35% और डी है 25%। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 33%। क्या हो जाएगा आंसर? 33%। क्यों भाई? क्योंकि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 था ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड 33% फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स एंड 67% फॉर द हिल्स, 67% फॉर द हिल्स। ठीक है, चले आगे चलते हैं हम लोग। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? 33%। समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाई, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाई, पहला ऑप्शन है रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, सेकंड ऑप्शन है इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, थर्ड ऑप्शन है रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन एंड इंक्रीज इन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, इंक्रीजिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, और डी ऑप्शन है नन। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? पहला रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है कैन बी कंट्रोल्ड बाई, हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग भाई? हाउ कैन वी कंट्रोल? तो आप कह सकते हैं कि द मेजर्स इंक्लूड्स, क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं? इंक्लूड्स कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोल पेट्रोलियम में से जो है ना, कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ
एनर्जी यूजेज, रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्रीज एंड स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये सब है ना, इन सब के थ्रू हम कैन वी कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन, वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब हम सेलिब्रेट करते हैं भाई? 21 अप्रैल को, 5 जून को, 22 अप्रैल को, 16 सितंबर को। तो आंसर हो जाएगा 16 सितंबर, है ना। और अगर आपसे कहें कि हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 5 जून को, है ना, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 22 अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं भाई? तो वर्ल्ड अर्थ डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, एंड वर्ल्ड वेटलैंड डे कब है भाई? 2 फरवरी को। तो अब आप कह सकते हैं कि जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, एंड वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, डिप्लीशन ऑफ विच गैस इन द एटमोस्फियर कैन लीड टू एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन, मीथेन। क्या ऑप्शन होगा इसमें? तो हो जाएगा ओजोन। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ओजोन। ओके, ओजोन आप जानते होंगे ना, मतलब ओजोन। तो ओजोन कहाँ पर होता है गुड ओजोन भाई? तो स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट इज डिप्लीटिंग फास्ट। ये ओजोन डिप्लीट कर रहे हैं फास्ट, क्यों? ड्यू टू इमिशन ऑफ CFCs, thus increasing the risk of skin cancer etc. Okay, skin cancer mutation and other disorders. ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि किसके बारे में कहा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स। इज द नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिशन इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। तो इसमें न्यूट्रिशन इनरिचमेंट की बात कही गई है ना, लेक की नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। यूट्रॉफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, जूमिंग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यूट्रॉफिकेशन। क्या आंसर सही होगा भाई? यूट्रॉफिकेशन। बताएं, यूट्रॉफिकेशन। तो जो ये जो यूट्रॉफिकेशन है, तो यूट्रॉफिकेशन लेक का नेचुरल एजिंग को दर्शाता है ना। जो यूट्रॉफिकेशन है झील का नेचुरल एजिंग दर्शाता है, यानी झील अधिक उम्र की हो जाती है। यह जो लेक का जल है कि मतलब जो उसमें न्यूट्रिएंट इरिचमेंट के कारण होता है। क्या होता है कि जब यंग एज में, है ना, कि जब कम उम्र की जो झील होती हैं, है ना, उस वक्त जो जल होता है, वाटर जो होता है, वो कोल्ड और क्लियर होता है। लेकिन समय के साथ साथ इसमें जो स्ट्रीम्स ड्रेनिंग हो रही हैं, है ना, जो सरिता के जल के साथ जो इसमें न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, है ना, लाइक नाइट्रोजन और फास्फोरस आते रहते हैं, जिसके कारण जो जलीय जीव एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनमें वृद्धि होती रहती है। जैसे जैसे झील की उर्वरता बढ़ती है, वैसे वैसे प्लांट्स और एनिमल लाइफ, है ना, जो इसमें बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ने लगते हैं, और जो ऑर्गेनिक रिमेन्स हैं वो लेक के बॉटम पर डिपॉजिट हो जाते हैं। आफ्टर ओवर द सेंचुरीज, मतलब सैकड़ों वर्षों के बाद, है ना, सैकड़ों वर्षों में इसमें जैसे जैसे सिल्ट और ऑर्गेनिक डेब्रिस का ढेर लगता जाता है, वैसे वैसे झील सेलोवर और वार्मर होती चली जाती है। पहले कैसी थी भाई? कोल्ड एंड क्लीन, है ना। आफ्टर ये देख रहे हैं उसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं कि सेलोवर एंड वार्मर हो जाती है, होती जाती है ना। तो अब क्या है, पहले जो जीव रहते थे उसमें जो ऑर्गेनिम्स वो कोल्ड इन्वायरमेंट वाले रहते थे, लेकिन बाद में वार्मर वाटर ऑर्गेनिम्स आने लगेंगे इसमें। ओके, तो झील के ठंडे पर्यावरण वाले जीव के स्थान पर वार्मर वाटर ऑर्गेनिम्स रहने लगते हैं, और जो मार्स प्लांट हैं वो सैलो जो उथली जगह है उस पर जड़ जमा लेते हैं, है ना। और झील की जो ओरिजिनल लेक बेसिन है ना, जो झील की मूल द्रोणी जो बेसिन है को भरने लगते हैं कौन? मार्स, ये जो है मार्स प्लांट, है ना।
तो जो उथले झील जो सलोवर है, उथले झील में अब मार्स प्लांट उगाते हैं और मूल जो झील बेसिन है, ओरिजिनल लेक बेसिन, उनसे भर जाता है। कालांतर में झील काफ़ी संख्या में फ्लोटिंग प्लांट्स से भर जाता है और अंत में यह भूमि में परिवर्तित हो जाता है ना। और अंत में क्या होता है, यह भूमि में परिवर्तित हो जाता है। जो इसमें डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, साइज ऑफ लेक एंड अदर फैक्टर, झील का यह नेचुरल एजिंग जो होता है हजारों वर्षों में होता है। फिर भी जो मनुष्य के क्रियाकलाप हैं, ह्यूमन एक्टिविटी जो हैं, मैनस एक्टिविटीज़, जैसे जो एफ्लुएंट्स हैं फ्रॉम उद्योगों कह सकते हैं आप, तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, फिर भी मनुष्य के क्रियाकलाप जैसे उद्योगों और घरों के इफ्लुएंट है ना, वो एक्सलेट कर देते हैं एजिंग को, इनके है ना, लेक एजिंग को। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड यूट्रॉफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यूट्रॉफिकेशन को आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट इनरिच्ड वाटर बॉडीज सपोर्ट अ dense plant population which kills animal life by depriving it of oxygen and results in subsequent loss of biodiversity is known as eutrophication। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ पाए होंगे। क्या यूट्रॉफिकेशन है ना, इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिशन इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से करेक्ट नहीं है ना। पहला ऑप्शन है वाटर एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1997। तो इसमें कौन सा गलत है भाई, मतलब करेक्ट नहीं है, तो हो जाएगा डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि यह 1987 में आप जानते हैं साइन हुआ था इस, है ना। ठीक है, और सब सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, है ना। इसमें बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन है भाई, सीवेज, मरकरी, प्लास्टिक, डीटी। आंसर क्या हो जाएगा, सीवेज, है ना। सीवेज इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, और जो मरकरी है, प्लास्टिक है और डीटी है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ठीक है, तो आप कैसे इसको बता पाएंगे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट को, तो पॉल्यूटेंट विच रैपिडली ब्रेक डाउन बाय नेचुरल प्रोसेस आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल को कैसे बता पाएंगे, तो पॉल्यूटेंट्स विच आर स्लोली डिग्रेडेबल और रिमेन इन द इन्वायरमेंट इन एन अनचेंज्ड फॉर्म फॉर मेनी डिकेड, ये हो जाएंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, एसिड रेन की बात कर रहा है भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा बताएं। ऑप्शन है पहला SO2 एंड NO2, बी ऑप्शन है CO2 एंड CO, सी ऑप्शन है O3 एंड डस्ट, फोर्थ ऑप्शन है SO3 एंड CO। आंसर हो जाएगा इसका SO2 एंड NO2, SO2 एंड NO2। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।